प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हो, हमारी अर्थव्यवस्था, और ये क्लास 10th का बुक है। ठीक है, तो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। बुक का जो टॉपिक है पहले उससे कंप्लीट करेंगे, उसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन आंसर का जो सेशन चल रहा है वो चलते रहेगा। तो हम सबसे पहले, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने विषय सूची के बारे में आप लोग को लिखवा दिया है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बुक को, ये जो आप लोग का इकोनॉमिक्स का बुक है, इसका आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स तैयार करें। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें इस क्लास में, यानी कि इस बुक के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो जब भी आप अपना नोट्स बनाओ तो कुछ इस तरीके से बनाओ कि सारा, सबसे पहले आप लोग विषय सूची लिख लो कि किस तरीके से कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है। तो आज हम लोग बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, जो कि है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिकों को पढ़ेंगे बारी बारी से, लेकिन आज के वीडियो को देखने से पहले आप लोगों के पास बुक होना चाहिए। और कौन सा बुक होना चाहिए? तो आपके पास ये बुक होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं उनके पास ये बुक होना चाहिए। और उसके बाद आप लोग सबसे पहले विषय सूची देख लो, आपके पास विषय सूची ये सारा है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ देख सकते हो आप लोग, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, पेज नंबर आपका 1 है और पहला चैप्टर है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है हम आपको पहले रीडिंग करके बताएंगे और उसके बाद टॉपिक को समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पे है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप होता है वो एक दिन की संरचना नहीं होती है। इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफी गहरी है। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। आपको मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और 15 अगस्त को इसीलिए हम लोग हर साल आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। वो आज़ाद हुआ, उसके पहले जो था 200 वर्षों तक भारत जो है अंग्रेजी शासन का गुलाम था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कब? तो अंग्रेजों के शासन से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया तथा जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति मंद या नगण्य क्या है रही, मंद या नगण्य रही। मान लो कि आपके पास, आप सोने की चिड़िया हो, आपके पास गहना भरपूर है, आप कहीं सफ़र कर रहे हो और बीच सफ़र में आपको अगर कोई लूट ले भरपूर तरीके से, तो आप सोने की चिड़िया थे, लेकिन अब प्लास्टिक के चिड़िया भी नहीं बचे हो। उसी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के शासन के पहले काफ़ी अच्छी थी। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, और इस सोने की चिड़िया पे काफ़ी देशों का नज़र लग गया, जिसमें से हम लोग ब्रिटेन के बारे में बात करें तो 200 वर्षों तक इसने हमारे अर्थव्यवस्था को, यानी कि हमारे देश को लूटा है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद देखिए, आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारी नीति निर्धारकों के समक्ष चुनौती थी। यानी कि आज़ाद भारत, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत को किस तरीके से चलाया जाए, इसकी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से पटरी पर लाया जाए, उस समय के जो नेता थे या उस समय के कह सकते हैं प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी मंत्री हो, उसके लिए एक चुनौती बन गया कि कैसे इसे हम लोग पटरी पे लाएं। अंग्रेजों ने तो भरपूर शोषण किया, लूट लिया है। अब हमारा काम है कि हमारा जो देश आज़ाद हो रहा है, तो आज़ाद भारत में जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, अब वहाँ अच्छी तरीके से जीवन यापन कर पाए। ये उनके सामने चुनौती थी। आगे देखिए, इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास, विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक, बिहार के विकास की स्थिति, देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका, मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध आदि बातों पर प्रकाश डाला गया है। देखिए, ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, और चैप्टर में बताया गया है कि हाँ,
अर्थशास्त्र के बारे में परिचय दिया गया है और इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। तो मैंने एक एक करके पॉइंट पढ़ दिया कि हाँ इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, पहले दिया है कि इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास, परिचय के बाद विकास, विकास की माप, विकास की जो माप होती है वो किस तरीके से की जाती है, एवं विभिन्न सूचकांक, उसे नापने के लिए कौन कौन से सूचकांक हैं। आगे बिहार की विकास की स्थिति, बिहार का जो विकास है उसकी क्या स्थिति है, देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका क्या भूमिका है। उसके बाद मूलभूत आवश्यकताएं, कौन कौन सी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं एवं विकास का संबंध आदि बातों पर प्रकाश डाला गया है इस अध्याय में, जो कि हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो अर्थव्यवस्था का परिचय, आइए हम लोग अब परिचय से स्टार्ट करते हैं कि अर्थव्यवस्था का परिचय क्या है। तो अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाया, क्या किया, बनाकर रखा था। अब यहाँ पे उपनिवेश शब्द आ गया, यानी कि कॉलोनी बना के रखा था। तो उपनिवेश क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उपनिवेश अगर किसी मजबूत देश के द्वारा किसी देश को अपना गुलाम बनाया जाता है, यानी कि उस पर कब्जा किया जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था पे अपना कामयाब यानी कि वर्चस्व स्थापित किया जाता है, तो वो जो वर्चस्व स्थापित किया है वो देश और जो गुलाम देश है वो उसका उपनिवेश कहलाता है। डिफिनेशन हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। यहाँ उपनिवेश का डिफिनेशन क्या होगा कि जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, जब कोई भी देश बड़े समृद्धशाली यानी कि ताकतवर राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रक शासक देश का होता है, तो ऐसी शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। यानी कि जैसे भारत को अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाया था, तो अंग्रेजों का जो उपनिवेश था वो भारत बना हुआ था। अंग्रेज मजबूत था, समृद्धशाली था, उसके द्वारा भारत पे कब्जा किया गया था, यहाँ पे शासन चलाया गया था। तो अंग्रेजों का हम लोग का जो देश था वो एक उपनिवेश था। ठीक है, वही चीज उपनिवेश के बारे में यहाँ बताया गया है। अब देखिए यहाँ बोला गया कि उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा। फूट डालो यानी कि यहाँ पे उनकी जो नीति थी, यहाँ के लोगों में फूट डालना है, भड़काना है और आपस में यहाँ के लोगों को लड़ाना है और अपना कॉलर टाइट करके चलना है, यानी कि अपना शासन चलाना है। ठीक है, जैसा कि अभी भी हमारे देश में कुछ लोग करते हैं कि दो लोगों के बीच में झगड़ा लगा के अपना फायदा रोटी सेक लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों के शासन के पहले भारत कृषि प्रधान देश था, लेकिन कृषि प्रधान देश होते हुए भी यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी काफी समृद्ध थी। इसके अलावा जो छोटे मोटे व्यापार, यातायात, ये सब जो आधारभूत संरचनाएं थी वो काफी अच्छी थी। लेकिन अंग्रेजों ने आकर भारत के सारे अर्थव्यवस्था को, अच्छे अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया है। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई। भारत की स्थिति एकदम जर्जर हो गई। आगे देखिए, गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का साम्राज्य था। अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। उनका मकसद था भारत को लूटना और भारत से अपना काम बनाना, यानी कि अपना काम बनता बाहर में जाए, भारत का जनता, वही चीज था। आगे देखिए, प्रति व्यक्ति आय, इसके बाद है आय की स्थिति, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तशिल्प उद्योग का पतन,
था, उसके बाद लगभग नष्ट हुई औद्योगिक व्यवस्था इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देती है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। बहुत गहरे तरीके से यहाँ की अर्थव्यवस्था को उन्होंने बर्बाद किया। जो यहाँ की अच्छी खासी अर्थव्यवस्था थी उसे अपने लाभ के लिए तहस नहस कर दिया। कुछ अच्छी चीज़ें भी यहाँ थी उसे अपने फायदे के लिए तहस नहस कर दिया। जैसे कि यहाँ बहुत सारे कुटीर उद्योग, हाथ से वस्त्र को बनाया जाता था, अच्छे अच्छे शिल्पकारी यहाँ पे थे जिनको उन्होंने बर्बाद कर दिया। यानी कि अपने सस्ते माल को बेचकर उनके सारे उद्योग को ठप कर दिया। यहाँ भूखमरी, बेरोजगारी, उनका शोषण, अत्याचार सब कुछ था। इस तरीके से सोने की चिड़िया को लूटा कि यहाँ की चिड़िया को छोड़ा ही नहीं, प्लास्टिक का चिड़िया बना दिया सोने की चिड़िया को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे देखिए बोला है अर्थव्यवस्था का अर्थ। अब हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था के डेफिनेशन पर कि अर्थव्यवस्था का आखिर अर्थ क्या होता है। तो यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है, फटाफट हम इसे पढ़ लेते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्रायः सभी लोग अपनी आजीविका के अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। आजीविका के अर्जन के लिए लोग क्या है, आप लोग देखना अपने घर में पापा मम्मी चाहे कोई भी चाचा चाची वो क्या होते हैं, आजीविका अर्जन के लिए, धन अर्जन के लिए क्या करते हैं, वो किसी न किसी काम में लगे होते हैं। इनकी क्रियाएं मुख्य रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए किसान खेत एवं खलिहान में, मजदूर कल कारखानों में, शिक्षक स्कूल तथा कॉलेज में एवं वकील कोर्ट कचहरी में अपने कार्य में लगे रहते हैं। ये सब भी क्या है, अपने कार्य में आजीविका के अर्जन के लिए लगे रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि ये सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त क्यों रहते हैं, आखिर क्या कारण है कि ये व्यस्त रहते हैं। तो देखिए इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ये सभी लोग धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, जिससे उनके परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हो सके। हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होता है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। हमारी, देखिए यहाँ पे, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है, तो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। मतलब कि हम कोई अगर काम कर रहे हैं, किसी भी कार्य को कर रहे हैं और उससे हमें आय की प्राप्ति हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, आर्थिक क्रिया हो जाएगा। क्या होगा, आर्थिक क्रिया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आर्थिक क्रिया का डेफिनेशन कि हमारी वे क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है, हमारी वे क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि आर्थिक क्रियाओं, देखिए क्रिया क्या होता है, कार्य क्या होता है। हम अपने दैनिक जीवन में जो कुछ कार्य कर रहे हैं उसे क्रिया कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अगर खेल रहे हैं तो वो भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो भी कुछ काम कर रहे हैं, यानी कि ये सब क्या है, कार्य है, क्रिया है। अब क्रिया जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ये जो क्रिया होता है, काम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आर्थिक क्रिया और एक होता है गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि ऐसी क्रिया जिसका उद्देश्य रुपया पैसा कमाना हो उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। और गैर आर्थिक क्रिया में ऐसी क्रियाएं जिसका उद्देश्य रुपया पैसा कमाना ना हो वो क्या कहलाता है, गैर आर्थिक क्रिया कहलाता है। जैसे कि आप अगर अपने घर के बगल में जा रहे हो या क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो तो अपने मनोरंजन के लिए कर रहे हो, उसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, तो गैर आर्थिक क्रिया हो जाएगा। लेकिन क्रिकेटर चाहे और भी लोग होते हैं, अगर किसी भी खेल को खेल रहे हैं तो उनका मकसद है अपना आजीविका अर्जन करना, धन अर्जन करना, तो वो कहलाएगा आर्थिक क्रिया के अंतर्गत। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसका डेफिनेशन लिख लोगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। तो क्रियाएं दो प्रकार की, आर्थिक क्रिया और दूसरा गैर आर्थिक क्रिया। इसके बाद आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पे हमने अर्थव्यवस्था का भी डेफिनेशन लिख दिया है। अर्थव्यवस्था को हमने दो भागों में बांटा है, अर्थ और व्यवस्था। अर्थ और व्यवस्था, अर्थ का मतलब क्या होता है, रुपया पैसा कमाना, यानी कि रुपया पैसा कमाने की जो व्यवस्था होती है उसे हम क्या कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा
लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं होती है वो संपादित होती है, जैसे में व्यापार, उद्योग, बीमा, परिवहन, ये सब क्या है, तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, रुपया पैसा कमाने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का आप लोग डिफिनेशन यहाँ पे नोट कर सकते हो। अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। आइए आगे हम लोग बुक का जो पॉइंट है उसमें हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहां देखते हैं, आगे चलेंगे इससे, तो आप लोग यहां देख सकते हो कि इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ये सभी लोग धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे होते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है, डॉक्टर, वकील, टीचर, चाहे किसान, इन सब का काम क्या होता है, धन कमाना, और यही आर्थिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए, जिससे उसके परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हो सके, जिससे उसके परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो सके। आपके पापा आपके लिए कमाते हैं, आपके परिवार के लिए कमाते हैं, तो उनका मेन मकसद क्या है कि हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है, हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। तो यहां भी आप इसको डिफिनेशन के रूप में लिख सकते हो, आर्थिक क्रिया क्या होता है उसके डिफिनेशन में। चलिए आगे देखते हैं, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। देखिए, अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे में कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि, ये सब क्या है, तो अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। हम लोग ये सब आर्थिक क्रियाएं करते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए, आजीविका को चलाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये आर्थिक क्रियाएं एक और तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का संपादन करती है, तो दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या कर सके, क्रय कर सके। अगर हम कोई वस्तु बनाते हैं तो एक तो वस्तु बनता है, इसके अलावा वस्तु बन रहा है तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है तो उनके पास पैसा आ रहा है, धन आ रहा है। अब वो बनी हुई जो वस्तु है मार्केट में जाएगी तो उसे खरीदने वाले भी तो हम ही हैं, हम ही लोग हैं। तो किसी के पास पैसा आएगा तभी वो बाजार से वस्तु खरीदेगा, नहीं तो हम वस्तु बनाते रह जाए और बाजार में उसे खरीदने वाला ही ना रहे। बाजार में उनके पास जो खरीदने वाले लोग हैं जिनकी आवश्यकता है उनके पास पैसा ही ना रहे तो खरीदने वाला कहां से आएगा। तो वही चीज है, यहाँ पे बोला गया है कि ये आर्थिक क्रियाएं एक और तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का संपादन करती है, तो दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है, तो दूसरा नंबर देखिए, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। आगे देखिए, कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। अब कुछ अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपने आधार पे अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन दिया है। क्या दिया है, आर्थर लेविस एक अर्थशास्त्री हैं, इनके अनुसार अर्थशास्त्र का परिभाषा क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे, अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं। ये डिफिनेशन किसने दिया था, तो आर्थर लेविस। तो आर्थर लेविस के अनुसार अगर अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन आ जाए तो आप ये लिख सकते हो। आगे देखिए, ब्राउन एक थे, ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन क्या दिया गया था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, किसने कहा था, तो ब्राउन ने कहा था। दूसरे शब्दों में क्या कहा गया था इनके द्वारा कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके क्या करते हैं, तो अपनी आजीविका चलाते हैं। ब्राउन का कथन था, ये ब्राउन का कथन था। ब्राउन ने शॉर्ट में क्या कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, किसने कहा था, किस अर्थशास्त्री ने कहा था। ठीक है, आगे चले तो संक्षेप में अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अर्थव्यवस्था क्या है, समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का
क्या है, योग है। आगे, इसी प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रिया के अध्ययन से है। यानी कि अगर बिहार के अर्थव्यवस्था की बात करें तो क्या कह रहा है कि बिहारियों के संपूर्ण आर्थिक क्रिया के अध्ययन से है कि बिहारी कौन कौन सी क्रिया कर रहे हैं, कहां से धन अर्जन कर रहे हैं, तभी तो हम बिहार के अर्थव्यवस्था के बारे में जान सकते हैं। आगे देखिए, जिसके आधार पर बिहार वासियों की मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आगे लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। तो अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा को देखें तो यहाँ लिखा गया है कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। मतलब कि अर्थव्यवस्था का जो संरचना है विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन जो हो रहा है उसके विभाजन से है, और इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, और इसी को कहते हैं सर्विस सेक्टर। ठीक है, आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था है इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन ये सब आता है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली ये सब क्या है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और देखिए द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो उद्योग आता है, उद्योगों में 3 प्रकार के उद्योग होते हैं, एक कुटीर उद्योग होता है, एक लघु उद्योग होता है जिसे मध्य उद्योग भी कहते हैं, और एक होता है बड़ा उद्योग। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत बात करें तो इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार और अन्य सेवाएं आती है। तो आइए एक एक करके हम इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। तो आइए, पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के बारे में क्या लिखा हुआ है कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवहार आते हैं। यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, इसे नोट कर लो। इसके अंतर्गत पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना ये सब है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या लिखा है कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, और इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी कार्य, सेवाएं ये सब आती है, जैसे में गैस, बिजली आदि ये सब किसके अंतर्गत आती है, तो द्वितीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, तो द्वितीयक क्षेत्र को। अब बात कर लेते हैं तृतीयक क्षेत्र के बारे में। तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, और इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि आते हैं। बस इतना याद रखिए कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, और बाकी चीज तो आपको यहाँ पे डायग्राम की मदद से यहाँ पे हमने बता ही दिया कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत बैंक आएगा, परिवहन आएगा, संचार आएगा, व्यापार आएगा। ये सब किसके अंतर्गत, तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और आप किस तरीके से नोट्स बनाओगे तो नोट्स आप लोग देख सकते हो। हमने आर्थिक क्रियाओं को यहाँ पे 3 वर्गों में बांटा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, और सभी का डेफिनेशन लिखा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके के शानदार क्लास के साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक था वो काफ़ी शानदार था। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। वीडियो को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।